Hello guys, Jai Hind everyone. So welcome to ICG Journey channel. तो गाइज आज हम लोग मॉडल पेपर करेंगे सीजी कैट का। जैसा कि आपको मालूम है कि सीजी कैट का अभी एग्ज़ाम है 27 मार्च को। तो ये कोस्ट गार्ड का मॉडल पेपर है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैं ऐसी 4 वीडियो डालूंगा, तो आप चारों देख लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो पैटर्न, पूरा जो पैटर्न है ये सीजी कैट के हिसाब से ही है, ठीक है। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। So first one is which word or words explain the meaning of the following idioms। तो हमें idiom फर्स्ट सेक्शन में idioms होते हैं, ठीक है। 3 से 4 idioms आएंगे हमको, ओके। तो उसमें हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है उसका। तो फर्स्ट वन इज इन अ गिफी। इन अ गिफी, सो हमारे पास ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग, सडनली, इन अ फिक्स और अप्रोप्रिएट। इन अ गिफी, तो इन अ गिफी से आपको लग रहा होगा कि कुछ हरी में है, ठीक है। तो वो हम रिलेट कर सकते हैं किससे? सडनली से, ठीक है। इन इन हरी होता है इन अ गिफी का मतलब, तो इसका आंसर है सडनली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अप टू द हिल्ट। अप टू द हिल्ट, तो ऑप्शंस हैं कंप्लीटली, अप टू द मार्क, अप टू द फाइनल डिसीजन और नन ऑफ दीज। तो अप टू द हिल्ट का मतलब होता है फुली, कंप्लीटली, ठीक है। तो इसका आंसर है कंप्लीटली। नेक्स्ट वन इज मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स किसे बोलते हैं हम लोग? सो हु राइट्स टू मैनी लेटर्स, जो बहुत सारे लेटर्स लिखता है। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, अ पॉलिटिशियन और अ लिटरेरी पर्सन, जो पढ़ा लिखा है। तो इसमें क्या होगा? मैन ऑफ लेटर्स, तो सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट वाले को, अ पर्सन हु राइट्स टू मैनी लेटर्स, ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पर्सन भी नहीं होगा, पॉलिटिशियन भी नहीं होगा। तो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे बोलते हैं हम लोग मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, अ लिटरेरी पर्सन। नेक्स्ट इज सैंग फ्रॉइड। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब कंपोजर, गो ऑन लीव, चेंज्ड सडनली और मेक एन अटेम्प्ट। तो सैंग फ्रॉइड का मतलब होता है कूलनेस, कामनेस, कंपोज। तो इसका आंसर होगा कंपोजर, ठीक है। गो ऑन लीव नहीं होगा, कंपोजर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेक्शन में हमको हमारा क्लोज टेस्ट आएगा, जिसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। पैसेज दिया होता है और उसके अंदर हमारे 4 से 5 ब्लैंक्स होते हैं, वो हमको करने होते हैं फिल। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमको जब भी क्लोज टेस्ट आएगा तो उसमें जो पैसेज है वो हमको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि हमें उसका जो टेंस है वो पता लग जाए कि कौन से टेंस में बात कर रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। एज होम एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर dash than any other form. A news broadcast becomes more immediate when people dash actually see the scene dash question and the movement of the figures. Films could be viewed in the dash of the home and a variety of shows are also available. One of the advantages of travel programs is the dash of far away places which many viewers would not dash see. ठीक है। तो इसमें हमको इसका मीनिंग पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये होम एंटरटेनमेंट,
टीवी के बारे में बात कर रहा है कि ये रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे ये बोलना क्या चाहता है, उसके हिसाब से हमारे अपने आप आंसर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एज होम एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर वॉट, मोर डैश देन एनी अदर फॉर्म। टेलीविजन ज़्यादा क्या हो रहा है, डैश अदर फॉर्म से ज़्यादा क्या हो रहा है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, इंटरेस्टिंग, पॉपुलर, पावरफुल या पर्पसफुल। तो टेलीविज़न बाकी जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट हैं, रेडियो है या कुछ भी, तो उससे ज़्यादा क्या है, बाकी सबसे ज़्यादा क्या है वो, तो वो बाकी सबसे इंटरेस्टिंग है, पॉपुलर है, पावरफुल है या पर्पसफुल है। तो हमारा टीवी पॉपुलर है, ठीक है, बाकी सब अदर फॉर्म्स से। सो एज होम एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर पॉपुलर देन एनी अदर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज a news broadcast becomes more immediate when people dash actually see the scene. A news broadcast becomes more immediate when people could actually see, would actually see, might actually see, shall actually see. तो इसमें क्या होगा, कुड होगा, वुड होगा, माइट होगा, शॉल होगा। तो ये जो टेंस है इसके वजह से हमको पता, जब हमने पैसेज पढ़ा तब हमको पता लग जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा इसमें, तो इसमें आएगा कुड, ठीक है। अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम्स मोर इमीडिएट व्हेन पीपल कुड एक्चुअली सी, पीपल कुड एक्चुअली सी द सीन, ठीक है। नेक्स्ट इज people yes, people could actually see the scene dash cushion and the movement of the figures. तो क्या आएगा यहाँ पे, actually see the scene dash cushion and the movement of the figures. Scene of the cushion, with, scene with cushion, scene as cushion, scene in cushion. क्या होगा appropriate इसमें, people could actually see the scene of cushion and the movement of the figures. तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑफ, ठीक है। पीपल कुड एक्चुअली सी द सीन ऑफ क्वेश्चन एंड द मूवमेंट ऑफ द फिगर्स। नेक्स्ट इज फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द डैश ऑफ द होम, फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द डैश ऑफ द होम, इन द सराउंडिंग ऑफ द होम, इन द असिस्टेंस ऑफ द होम, इन द कंफर्ट ऑफ द होम या फिर प्रिविलेज ऑफ द होम। तो घर में बैठ के क्या होता है, जब हम कोई भी मूवी देखते हैं तो घर में कैसे रहता है, सराउंडिंग्स, असिस्टेंस, कंफर्ट रहता है या प्रिविलेज होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको, सो इट वुड बी फिल्म्स कुड बी व्यूड इन द कंफर्ट ऑफ द होम, ठीक है, सी है हमारा आंसर, कंफर्ट ऑफ द होम। And a variety of shows are also available. One of the advantages of travel programs is the glimpses of faraway places, image of faraway places, portrait of faraway places या picture of faraway places। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो ट्रैवल प्रोग्राम होते हैं हमारे, जो डिस्कवरी पे जैसे दिखाते हैं या हिस्ट्री पे दिखाते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या होता है, हमें घर में बैठ के उसका एडवांटेज क्या होता है कि वो जो चीज़ है, वो जो प्लेस है, वो जो इतनी दूर है, फार अवे प्लेस है, उसका क्या होगा, इमेज दिखाई देगा, पोर्ट्रेट दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगा या उसकी झलक दिखाई देगी। तो इसमें अप्रोप्रिएट होगा सबसे ग्लिम्स, उसकी झलक दिखाई देती है हमको, ठीक है। हम इतनी दूर बैठे होते हैं फिर भी हम उसको देख पाते हैं।
glimpses of faraway places which many viewers would not dash see, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स नहीं देख पाएंगे या नहीं देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पॉसिबल, रादर, एल्स, अदरवाइज, तो उसमें आएगा अदरवाइज। ठीक है, फार अवे प्लेसेस विच मैनी व्यूअर्स वुड नॉट अदरवाइज सी। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज टेस्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हाफ था। नेक्स्ट आएंगे हमारे सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम्स। तो सिनोनिम एंटोनिम जब करते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे पहले देखो कि पूछा क्या है, नियरेस्ट पूछा है, अपोजिट पूछा है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते और डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमारा वर्ड है स्पोरैडिक। ठीक है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या है। एपिडेमिक, वर्लिंग, ओकेशनल, स्टैग्नेंट। तो इसमें हमको मीनिंग, उसका नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछा हमको स्पोरैडिक का। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी डिजीज कोई पर्टिकुलर एरिया में है उसे बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, और जैसे पेंडेमिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, बहुत टाइम तक, उसे बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है, तो उसका शॉर्ट होता है एपिडेमिक। वर्लिंग का मतलब क्या होता है, वर्लिंग वर्लिंग का मतलब होता है रोटेशन। ठीक है, वर्लिंग का मतलब होता है रोटेशन। ओकेजनल मतलब कभी कभी। स्टैग्नेंट मतलब स्टैटिक, स्टेशनरी, रुका हुआ, स्टॉप। तो स्पोरैडिक का मतलब होता है, स्पोरैडिक का मतलब होता है ओकेशनल, मतलब कभी कभी। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज जेनेसिस। जेनेसिस, तो ऑप्शन देखते हैं, स्टाइल, बिगनिंग, मूवमेंट, रेलेवेंट। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज स्टार्ट होना। ठीक है, तो इसका होगा बिगनिंग। ठीक है, हम सिनोनिम्स कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रांसिजेंट। ऑप्शंस आर अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव, इम्पर्सनल, स्ट्रेनियस और अनबेंडिंग। अथॉरिटेटिव, इम्पर्सनल, स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेनस का मतलब होता है एक्टिव। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इंट्रांसिजेंट मतलब क्या होगा। पहले तो सबसे पहले ये देखो, जो भी वर्ड है उसके आगे जब इन लगता है या फिर इम लगता है, तो वो उस वर्ड का जो मतलब होता है उसको चेंज कर देता है, उसका अपोजिट कर देता है। तो ट्रांसिजेंट मतलब क्या होगा कि कोई भी जैसे चेंज होता है, ट्रांसिजेंट का मतलब होता है चेंज। तो इनट्रांसिजेंट मतलब क्या होगा, कोई भी चेंज ना होना, कोई भी चेंज ना होना। तो उसका यहाँ पे मीनिंग हमको दिया हुआ है, क्या है, अनबेंडिंग। ठीक है, इनट्रांसिजेंट का मतलब होता है अनबेंडिंग। तो ये होगा हमारा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमिडेट। ये बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज करते हैं, इसका मतलब आपको पता होगा। इसका मतलब होता है फ्राइटेंड, डरा हुआ, घबराया हुआ। ठीक है, उसका मतलब होता है फ्राइटेंड। नेक्स्ट इज क्लेमेंसी। इसमें अभी हमको क्या है, हमारे सिनोनिम्स हो गए हैं, अभी हम एंटोनिम्स करेंगे। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। तो फर्स्ट वर्ड इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी के ऑप्शंस देखते हैं, कॉर्पोरल, इनटॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज और सेंसिबिलिटी।
तो कॉर्पोरल क्या होता है, एक तो कॉर्पोरल रैंक होती है आर्म फोर्सेस में, ठीक है, वो यूएस में होती है, यहाँ पे नहीं होती। फिर कॉर्पोरल का मतलब ऑफिस रिलेटेड भी बोलते हैं, जैसे फॉर्मल चीज़, ठीक है। इनटॉलरेंस मतलब, इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इनटॉलरेंस मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी आदमी इंटॉलरेट है तो वो स्ट्रिक्ट है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना, सेंसिबिलिटी। तो क्लेमेंसी का मतलब होता है लीनियंट, क्लेमेंसी का मतलब होता है लीनियंट, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा इनटॉलरेंस, ठीक है, इसका अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट चाहिए हमको, तो अपोजिट होगा इनटॉलरेंस। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वर्ड इज कजोल। कजोल के ऑप्शंस देखते हैं, नेस्ले, सीसीड, बुली, मॉइस्टन। तो नेस्ले का मतलब क्या होता है, सेटल होना, ठीक है, सेटल, या फिर कंफर्टेबल, कंफर्टेबली, कंफर्ट में रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्ले। सीसीड का मतलब होता है कोई भी जगह से, कोई ऑफिस से, कहीं से भी हट जाना, ठीक है, तो जैसे रिजाइन करना, तो उसका मतलब होता है सिसीड। बुली का मतलब किसी को परेशान करना। मॉइस्चन का मतलब, मॉइस्चन का मतलब कोई भी वेट रिलेटेड या फिर ह्यूमिड रिलेटेड। तो कजोल का मतलब होता है परसुएड करना, ठीक है, किसी को मनाना, तो उसको बोलते हैं हम कजोल। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो कजोल का ऑपोजिट क्या होगा, अगर हम किसी को मना रहे हैं तो इसमें किसी को मनाना, ठीक है, इसका ऑपोजिट होगा बुली, परेशान करना किसी को, ओके। नेक्स्ट वन इज मैलीवोलेंट, मैलीवोलेंट। तो इसका फर्स्ट इज काइंडली, वैक्यूअस, एम्बीवेलेंट और प्रिमिटिव। काइंडली का मतलब आपको मालूम है, वैक्यूअस मतलब कोई भी वैक्यूम से रिलेटेड, खाली जगह, ठीक है। एम्बीवेलेंट मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स होना, ठीक है, एम्बी मतलब टू या उससे ज़्यादा, तो उसका मतलब होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड फीलिंग्स। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड, ठीक है। तो मैलेवलेंट का मतलब होता है कोई भी ईविल चीज़ करना, ठीक है, कोई भी ईविल चीज़ करना होता है मैलीवोलेंट। तो इसका अपोजिट होगा, इसका अपोजिट होगा काइंड, ठीक है, इसका अपोजिट होगा काइंडली, काइंड। नेक्स्ट वर्ड इज परगेटरी, परगेटरी। सो हमारे ऑप्शन हैं रिवॉर्ड, सेलेस्टियल, फ्लॉलेस, प्रॉक्सिमिटी। रिवॉर्ड मतलब हमें पता है, सेलेस्टियल मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस से रिलेटेड है, स्टार्स। फ्लॉलेस मतलब हमें पता है, प्रॉक्सिमिटली, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास में, नियरनेस, ठीक है। तो परगेटरी मतलब क्या होता है, अ स्टेट या फिर अ प्लेस वेयर प्योरीफाइंग इज डन, कोई भी ईविल चीज़ होती है उसको वहाँ पे सज़ा मिलना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम परगेटरी। तो इसका ऑपोजिट होगा शाबाशी मिलना, रिवॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आएगा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है।
तो सबसे पहले पैसेज पढ़ना है हमें. सो इन दिस पैसेज, in spring polar bears mothers emerge from dens with 3 months old cubs. The mother bear has fastened for as long as 8 months, but that does not stop the young from demanding full access to her remaining reserves. If there are triplets, the most persistent stands to gain an extra meal at the expense of others. The smallest of the cubs forfeits many meals to the stronger siblings. Females are protective of their cubs but tend to ignore family rivalry over food. In 21 years of photographing polar bears, I have only once seen the smallest of the triplets survive till autumn. ठीक है, तो ये हमारा पैसेज था. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड. तो दो एजम्पशंस है हमारे, फर्स्ट और सेकेंड. First is polar bears fast as long as 8 months due to non-availability of prey. Second is polar bears always give birth to triplets. Which of the assumptions given above is or are true? तो हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि पोला बियर्स जो होते हैं वो 8 महीने तक फास्ट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, क्योंकि उनके पास कोई प्रे नहीं होता जिनका वो शिकार कर सकें. और सेकेंड हमें बोला है कि पोला बियर्स हमेशा बर्थ देती हैं 3 ट्रिपलेट्स कब्स को. ठीक है, तो अब वो देखते हैं हम करेक्ट है या नहीं. तो पहला वाला जो है वो भी नहीं है, सेकेंड वाला भी है वो भी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिपलेट्स ही देंगी. ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शंस जैसे 1 ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2, तो हमारा होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड. ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड. और फर्स्ट जो इन्होंने बोला कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, तो हमें पूरे पैसेज में कहीं पे भी ऐसा गिवन नहीं है. ठीक है, ये रीज़न कहीं पे भी पूरे पैसेज में हमें नहीं दिया गया कि वो 8 महीने जो फास्ट करती है वो प्रे की वजह से करती है, कि उसको प्रे नहीं मिल रहा कहीं पे भी, शिकार नहीं मिल रहा कहीं पे. तो उसका कोई और रीज़न हो सकता है. ठीक है, या फिर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट जो इसमें बोल रखा है 8 मंथ्स, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द मदर बेयर हैज फास्टेड एज लॉन्ग एज 8 months, बट दैट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व्स. तो उनके पास रिजर्व्स हैं ऑलरेडी. ठीक है, रिजर्व्स ऑलरेडी हैं. नेक्स्ट इज फीमेल पोलर बेयर्स गिव बर्थ ड्यूरिंग. तो यहाँ पे लिखा हुआ था इन स्प्रिंग पोलर बेयर्स मदर्स इमर्ज फ्रॉम डेंस विथ 3 months ओल्ड कप. मतलब अभी अगर वो इमर्ज हुई है, अभी अगर वो बाहर निकली है उसकी मदर, तो उनके जो बच्चे हैं वो 3 महीने ओल्ड हैं, ऑलरेडी 3 महीने ओल्ड हो चुके हैं. और अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है स्प्रिंग का. तो स्प्रिंग से 3 महीने पहले कौन सा सीजन आता है? तो ऑप्शन है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. ये चारों ऑप्शन हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में दिया हुआ है. स्प्रिंग के बाद समर आता है, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, विंटर के बाद अगेन स्प्रिंग. तो स्प्रिंग के पहले क्या हो गया? 3 महीने पहले विंटर. ठीक है, स्प्रिंग के पहले आता है विंटर, तो आंसर होगा विंटर. नेक्स्ट इज मदर बेयर. मदर बेयर टेक्स sides over cubs, let the cubs fend for themselves, feeds only their favorites, see that all the cubs get equal share. तो according to the passage यहाँ पे था the smallest female are protective of their cubs. यहाँ पे लिखा है tend to ignore family rivalry over food. ठीक है, वो ध्यान नहीं देती, जो उनकी मदर बेयर होती है वो ध्यान नहीं देती. तो वो कौन डिसाइड करेगा अभी? लेट द कब्स फेंड फॉर देमसेल्फ. मतलब वो अपने आप लड़ेंगे, जो भी है उनको खाना मिल रहा है अपने खाने के लिए आपस में लड़ेंगे. तो उन्हीं पे वो ये कर देती थी कि वही डिसाइड करेंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेगी. सो ये है हमारा ऑप्शन, ये आंसर है हमारा. नेक्स्ट देखो, अभी हमारा हो गया ख़त्म. ठीक है, अभी हमारे इडियम्स
फ्रेजेस वापस चालू हो गए। तो फर्स्ट वन इज अ कर्टन लेक्चर। इसका ऑप्शन हमको दिया हुआ है टू स्पीक प्लेनली, वल्गर आइडियाज, प्राइवेट स्कूलिंग ऑफ हस्बैंड बाय हिज वाइफ और हेट अदर्स। तो अ कर्टन लेक्चर का मतलब होता है कि जब प्राइवेट स्कूलिंग हो रही होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कर्टन लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, people in the wrong jobs, a clever person, to be perplexed। तो स्क्वायर पेग और राउंड होल्स में कभी फिट होगा क्या? नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स। ठीक है, गलत जगह पर होना, गलत आदमी गलत जगह पे होना, तो उसे बोलते हैं पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स। नेक्स्ट इज इन व्हील और वो, बाय हुक और crook, during illness, in prosperity and adversity, during the operation। ये बहुत कॉमन इडियम है जो बहुत बार आया हुआ है। इसका आंसर है प्रॉस्पेरिटी या फिर इन एडवर्सिटी। ठीक है, अच्छे में बुरे में, इन व्हील और वो। नेक्स्ट वन इज ग्लोब ट्रॉटलर्स। पीपल अगेंस्ट ग्लोबल फिलोसॉफी, पीपल इंडल्जिंग इन ट्रेचरी, इंटेलिजेंट माइंड्स, ट्रैवलर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोब ट्रॉटर्स बोलते हैं हम लोग उन लोगों को जो पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि ट्रैवल करते रहते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, तो ये गाइस एक्सपेक्टेड पैटर्न था हमारा इंग्लिश का। ठीक है, जो सीजी कैट में आएगा, ईडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ना। और ये मॉडल पेपर था। और बाकी 3 और वीडियो आने वाली हैं, जीके, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड। ठीक है, ये 3 मॉडल पेपर और आने वाले हैं, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा अगर चाहिए, कहीं कोई दूसरी वीडियो चाहिए। ठीक है, किसी और टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, जो एफएसबी के लिए गए हैं, मेरे पास एक मैं नई वीडियो बना रहा हूँ, तो वो अभी 12 पिक्चर्स हैं उसमें, और वो सेम पिक्चर्स आई हुई हैं अभी रिसेंटली एफएसबी में। ठीक है, और एक स्टूडेंट रिकमेंड भी हुआ है उसमें, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, जो जो ऐसे एफएसबी के लिए जा रहा है। ठीक है, चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।